हाय फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज़ सत्यजीत पांचाल. आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग 3 अटेम्प्ट्स एंड आई रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज ऑल द टाइम्स. और मुझे 1 साल का मेंटोरशिप में भी एक्सपीरियंस है. और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़. इकोनॉमी सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट रहा है. तो इसमें मैं आपको रिपीटेड थीम्स बताऊंगा और उनके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीट हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा. उनके एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं और फिर एंड में कुछ प्रो टिप्स, इन टिप्स को अपनाकर अपना इकोनॉमी में स्कोर अच्छा कर सकें. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट इससे आपका पीवाईक्यू एनालिसिस में जो टाइम है, एफर्ट है, वो काफ़ी कम हो जाएगा. आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसी वीडियो से समझ में आ जाएगी. बट स्टिल आप पीवाईक्यूज जरूर देखिएगा. सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड एंड इक्विटी की. तो इससे ओवरऑल आपको 5-6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए ट्रेजरी बिल्स से. गवर्नमेंट बॉन्ड से क्वेश्चन है, मसाला बॉन्ड से क्वेश्चन है, सोवरेन बॉन्ड से क्वेश्चन है. तो जहां पर भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉन्ड आ जाए या जो भी बॉन्ड न्यूज में हो वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल, ये दोनों रिलेटेड है और इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा. साथ ही पीवाईक्यू एनालिसिस का बेनिफिट ये है कि ट्रेजरी बिल पे 2018 में क्वेश्चन था और वैसा ही क्वेश्चन आपको 2021 में देखने को मिला. तो अगर आपने इसको देख लिया होता तो आप इसको प्रिपेयर कर लेते और आप 21 में जिन्होंने दिया वो सोल्व कर पाते. अब इसके बाद में हम बात करते हैं फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस की. इसमें आपके लिए मेनली 3 इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला तो सेबी, दूसरा एनपीसीआई. ऑल दो इससे इतने क्वेश्चन नहीं आए बट ये न्यूज़ में था, ये दोनों न्यूज़ में थे. आरबीआई आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर डेडिकेटेडली एक अलग से स्लाइड है कि आरबीआई से कितने क्वेश्चन आए. तो वो मैं आपको उस स्लाइड में इसके बारे में बताऊंगा. लेकिन आरबीआई से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं तो आरबीआई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी जो भी बॉडी न्यूज़ में हो, जैसे सेबी अगर न्यूज़ में है, एनपीसीआई न्यूज़ में थी, तो इन पे क्वेश्चन देखे गए हैं. अब इसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट के बेस्ड क्वेश्चंस की. तो मेनली यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया था, फिर उसके बाद में 2018 में भी वो रिपीट हुआ. तो इसीलिए पीवाईक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फिर कैपिटल बजट पे क्वेश्चन देखा गया है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्योंकि बजट में थी इसलिए ये बजट से भी रिलेटेड है. तो अगर बजट में कोई बॉन्ड से रिलेटेड स्कीम है और वो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है देन इस पर क्वेश्चन आ सकता है. फिर डेफिसिट बजटिंग, एक बजटिंग का कंसेप्ट है, उस पर क्वेश्चन आया है. अगर इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो 5 ईयर प्लान से मेनली 2 बार क्वेश्चन देखे गए हैं. तो ओवरऑल इसके लिए अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको लास्ट में प्रायोरिटाइज कर सकते हो. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है. इसके बाद में बात करें इंडियाज रिलेशन विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो उसमें आपके लिए डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट है, AIIB क्योंकि इंडिया इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था इसलिए इस पर क्वेश्चन आया. और बाकी वर्ल्ड बैंक, आसियान, IMF, इन सब से क्वेश्चन आते हैं. तो जहाँ पर भी अगर इनमें से कोई सी भी बॉडीज या कोई ऐसी बॉडी जिसके साथ इंडिया ने पार्टिसिपेशन करा है, उसमें पार्टी है इंडिया और वो न्यूज़ में है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसके बाद में बात करते हैं इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की. ऑल्दो इनसे क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिलेंगे बट प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन इनसे देखे गए हैं. कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट का मेन एजेंडा रहता है तो उस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिला है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला है. क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट दिखाती है, उन पे क्वेश्चन देखने को मिला है. इन्फ्लेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रिलेटेड है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. तो आपको जब भी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ में आता है आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो कंप्रीहेंसिवली उसको कवर कर रहे हैं. अलग अलग तरीके से क्वेश्चन उस पर पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं. अब उसके बाद में क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का डिजिटाइजेशन हो रहा है तो जितने भी डिजिटल पेमेंट्स से रिलेटेड न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. जैसे NFTs, डिजिटल इंडिया में भीम, MDR, NPCI पे क्वेश्चन आया है, UPI पे क्वेश्चन आया है, बिटकॉइंस पे क्वेश्चन आया है. ये सारे फाइनेंस और डिजिटल दोनों को कंबाइन कर रहे थे और इसीलिए अभी रिसेंट में E-रूपी पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस पैटर्न के आधार पे क्योंकि वो भी फाइनेंस और डिजिटल दोनों को कंबाइन कर रहा है. इसके बाद में टैक्सेशन सिस्टम की बात करें तो जब भी टैक्स में कोई बड़े बदलाव आएंगे या कुछ चीज़ें नई कंसेप्ट न्यूज़ में आ रही है तो आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है. जैसे GST और सेल्स टैक्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था. ये बेसिक कंसेप्ट है नॉन टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू का. ऑल्दो गवर्नमेंट इसको उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करी थी इसलिए इस पर क्वेश्चन देखा गया है. तो टैक्स से रिलेटेड कुछ भी अगर नई हैपनिंग्स हो रही है तो उसको आपको अच्छे से देख लेना है. इसके बाद में बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की. तो आपके यहाँ पर भी आपको बॉन्ड देखने को मिलेंगे, कन्वर्टेबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रिलेटेड जब भी कोई रिपोर्ट्स आती है तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. बाकी WPI CPI पे क्वेश्चन देखा गया है.
ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यानी कि मेनली जो रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं वो आपके इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इस तरीके से के सेक्शन से आते हैं। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, स्पेशली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की जैसे WTO, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर भी देखोगे, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये न्यूज़ में भी थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इस पे देखने को मिला है, ये इंडिया की ही रिपोर्ट है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, CPI इंडेक्स पे क्वेश्चन देखने को मिला है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो आपको CPI, इन सब कुछ जो इंडियन रिपोर्ट्स हैं उनको डीप में भी आपको एनालाइज करना है। जैसे CPI पे उन्होंने स्पेसिफिकली फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अब इसके बाद में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसमें आपके जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोरोविंग कर रही है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग FDI इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही थी, और इन जनरल ये मेजर सेक्टर्स में जैसे सर्विसेज सेक्टर में आ रही है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल इन एग्रीकल्चर, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस पे क्वेश्चन देखने को मिला है। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं, उन पे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूज़ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और उसमें मेनली आपकी डोमिनेट करती है करेंसी डिवेल्युएशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। फिर इसी से रिलेटेड है एक्सटर्नल डेब्ट, आपकी एक्सचेंज रेट, आपकी US फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनका असर भारत की करेंसी पे, भारत पे पड़ता है। तो इसलिए आपको वहाँ का भी पढ़ना है, बट मेनली USA का इंपॉर्टेंट है, बाकी जगह का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इस पर आपको कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, यानी कि ये भी एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो IMF से रिलेटेड है, उस पर क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर आपके इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका कैसा कंपोजिशन है, तो उस पर क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। और अगर रुपी की डिवेल्युएशन हो रहा है या अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उन पे आपको, उनका जो इंडिया पे असर हो रहा है उसको आपको अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए। फिर जैसे मैंने आपको बताया था RBI काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो RBI से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे कि RBI का क्या रोल है इन्फ्लेशन कंट्रोल में, मनी सप्लाई में, एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अराउंड 3 बार इसी थीम पर क्वेश्चन देखे गए हैं। फिर RBI ने एक पॉलिसी निकाली थी स्टोरेज ऑफ पेमेंट डेटा, पेमेंट सिस्टम डेटा, तो उस पर क्वेश्चन देखने को मिला है। RBI के गवर्नर पर क्वेश्चन है। RBI का रोल एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट पे क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी में उसका क्या रोल है, इस पे क्वेश्चन है। तो RBI से रिलेटेड कोई सी भी रिपोर्ट आती है, RBI कुछ भी इनिशिएटिव लेता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट का कंसेप्ट निकाला गया था, ये इंपॉर्टेंट था। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, किस तरीके से वो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। तो जो भी उसके फंक्शन है, पॉलिसीज है, इन पे आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है। इसके बाद में बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, वो है मनी एंड बैंकिंग। अगर इन दोनों से रिलेटेड आपको कुछ भी मिलता है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको आप PYQ के एनालिसिस के बेसिस पे भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का क्वेश्चन आया था 2020 में, फिर अर्बन का क्वेश्चन आया 21 में। तो जिसने 21 का अच्छे से एनालाइज करा था उसको 21 में जरूर से बेनिफिट हुआ होगा। उसके बाद में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मनी सप्लाई, मनी आ गया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनी मल्टीप्लायर, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक आ गया है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी मनी एंड बैंक से रिलेटेड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये भी कमर्शियल बैंक के एसेट लाइबिलिटीज़ कैसे होते हैं, RBI पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को कैसे सिलेक्ट करा जाता है, फिर आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लीगल टेंडर मनी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कॉल मनी। तो ये सारे आपके बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो उन पर आपको क्वेश्चन रिपीटेडली देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद में भी अगर आप देखोगे तो ये मनी से रिलेटेड है, FRBM, ऑल दो इसको आप फिजिकल पॉलिसी भी रिलेट कर सकते हो, तो इस पर क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर SLR, स्टेचुटरी रिजर्व्स, अब ये दोनों थीम्स आपकी रिलेटेड है, और इन पे आप देखो 2014 में क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद में 2015 में क्वेश्चन आया, देन फिर आपको 2019 में क्वेश्चन देखने को मिला। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। बैंक रेट पे देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल ये इंडिकेट करती है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके बाद में जो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ थी, बेसल 3 नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी न्यूज़ में थी। ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI ने कंडक्ट करे थे, तो RBI से रिलेटेड है और ये न्यूज़ में थे, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन आया। ये बेसिक कंसेप्ट है। पेमेंट बैंक नया कंसेप्ट था, इसलिए इस पर क्वेश्चन आया। NPS काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो कुछ भी अगर न्यूज़ में है और वो मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है तो उस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करे गए थे। अब ये आपके
टेक्नोलॉजी जब भी बैंकिंग में आएगी तो उस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक MCLR पे क्वेश्चन देखने को मिला, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे क्वेश्चन देखने को मिला, फिर ये नाबार्ड क्वेश्चन है, आपके रूरल बैंक पे क्वेश्चन है, लैंड डेवलपमेंट बैंक पे क्वेश्चन है। तो जहाँ पर भी बैंक आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इन जनरल भी आपको पढ़ना है, बट अगर उस पर बैंक आ गया तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल इस एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको कुछ प्रायोरिटी थीम्स बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मनी एंड बैंकिंग, जैसा अभी अपन ने डिस्कस करा। रिपोर्ट्स, इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कुछ भी रिपोर्ट है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RBI का जहाँ पे भी फंक्शन रोल आ जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, करेंसी की क्या डिवेल्युएशन हो रहा है, उसके क्या इंपैक्ट है, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर पेमेंट से रिलेटेड डिजिटल टेक्नोलॉजी जोड़ दी जाती है तो उस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट में मेनली बॉन्ड्स एंड इक्विटी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं रिपीटेडली। अगर रैंडम क्वेश्चन की बात करें तो रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं, बट मेनली बॉन्ड्स एंड इक्विटी, वो भी गवर्नमेंट वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेजर सेक्टर, जैसे कि इंडस्ट्री में हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, या सर्विसेज सेक्टर में हो रहा है डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर टैक्सेशन सिस्टम, इसमें अगर कुछ भी न्यूज़ में रहता है, कुछ नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट आप पढ़ के जा सकते हो, इतना इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसकी शॉर्ट समरी आ जाती है और इनसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। फाइनेंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट मेनली यहाँ पे RBI सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नई बॉडी न्यूज़ में आ जाती है तो फिर उसको आप कंसिडर कर सकते हो। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में जो इंडिया के रिलेशन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनली इकोनॉमी प्लानिंग, यानी कि 5 ईयर प्लान से इतने क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, तो इस हिसाब से आप प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हो अगर आप रिवीजन कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो। देखो, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको कंप्रिहेंसिवली पढ़ना चाहिए विद अ शेड्यूल, बट जब आप रिवाइज कर रहे हो तब आप इस तरीके की प्रायोरिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। और इन जनरल जब आप पढ़ रहे हो तो आप इस प्रायोरिटी का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो, जो हाई प्रायोरिटी है एरिया है उस पर आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हो, जो लेस है प्रायोरिटी में उस पर आप उसको फटाफट से कर सकते हो। ओवरऑल कुछ प्रो टिप्स, बेसिक कंसेप्ट्स आपके इकोनॉमी के क्लियर होने चाहिए। GDP, इन्फ्लेशन, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। फिर उसके बाद में आपको करंट अफेयर से लिंक करना है इस थ्योरी को, यूनियन बजट में जो हो रहा है, जो भी करंट न्यूज़ आ रही है उससे आपको इनको रिलेट करना है। फिर इसके बाद में कुछ जो रिपोर्ट्स आती है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, RBI की हो, वो आपको अच्छे से करनी है। एंड फाइनली आपको डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस आना चाहिए कि GDP ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, इन्फ्लेशन रेट्स कैसी हैं, करेंसी का कैसे डिवेल्युएशन हो रहा है, ये सारा आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको PYQ भी सोल्व करके देख लेने चाहिए। जैसे मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो PYQs का। फिर आपको क्वेश्चन जो है, एक्चुअल क्वेश्चन, वो जाके सोल्व करने हैं PYQs के, और उससे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरीके से UPSC क्वेश्चन पूछता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि इकोनॉमी में कौन से टॉपिक्स एंड थीम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए।